So, welcome back everybody, and this is your lecture number 2 साउंड वेव। साउंड वेव तो अभी भी शुरू हुई है और कल के लेक्चर में मैंने काफी कुछ अच्छा कंसेप्ट पढ़ लिया था। जैसे लेक्चर नंबर 2 ऑफ साउंड वेव, और आज बेसिकली हम कल के लेक्चर के आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, कल के लेक्चर में ये वाला रिजल्ट का फिर आज यूज होगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। कल समय ना होने की वजह से ये वाले टॉपिक को मैंने आधा अधूरा छोड़ा था, उसको कंप्लीट करूंगा आज। मैंने तुमको ये तो कंडीशन बता दी थी कि दो कंडीशन में लैपलेस आए थे और उन्होंने फिर अपना एक एडियाबेटिक कंडीशन दिया था। जो फाइनल कंक्लूजन हमारा सही सही आया था वो क्या था? जो वेलोसिटी होती है वेव की, दैट इज अंडर रूट गामा इंटू पी अपॉन रो। याद है सबको ये वाला कल का रिलेशन? ठीक है, ये कहाँ से आया था? ये लैपलेस साइंटिस्ट ने दिया था हमको, जहां ये क्या होती थी भैया, ये थी वेलोसिटी निकालने की वेव की। ठीक है, अब है क्या ना, आज के लेक्चर में बेसिकली हम यही देखेंगे, स्पीड कह लो या वेलोसिटी कह लो। जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है, इसको स्पीड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो स्पीड है या फिर जो वेलोसिटी है वेव की, बेसिकली वो डिपेंड किस किस चीज पे करती है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हमने एडियाबेटिक कंडीशन लेके पढ़ी थी। तो अगर मान लो अब यही चीज को, क्योंकि सेम क्या है, अरे यार मान लो अगर मैं कहूँ कि साउंड वेव इन गैस, साउंड वेव इन गैस कह लो या साउंड वेव इन एयर कह लो, एक ही बात है। तो अगर थोड़ा सा इस फॉर्मूले को हम आज और मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, तो आप अलग से इस टॉपिक को डाल सकते हो, एक साउंड वेव इन गैस वाला टॉपिक। बट क्योंकि पिछले से ही रिलेटेबल है तो फिर अलग से टॉपिक आप डालने का भी कोई मतलब बनता नहीं है। बट मैं क्योंकि डाल के लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे टॉपिक दिए होते हैं आपके बुक में। ठीक है, साउंड वेव इन गैस, इसको यहाँ लिख देता हूँ। टॉपिक का नाम है ये, जो आज वाला हमारा है, जो हम पढ़ेंगे। इसमें क्या मॉडिफाई करेंगे अभी हम देखेंगे। ठीक है, साउंड वेव इन गैस। ठीक, अच्छा, गैस आ गई मतलब किसी ना किसी, लेट्स से कोई ना कोई ऐसा कंडीशन होगा जिसमें मान लो अगर मैं कह दूं कि कोई नाइट्रोजन गैस है, कोई ऑक्सीजन गैस हो गया, कोई हीलियम हो गया, मान लो अगर उसमें हमसे स्पीड ऑफ साउंड निकलवाए, तो सर क्या हम यही फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे? आपके मन में ये डाउट थोड़ा बहुत तो होगा ही। जो ढंग से पढ़ा कैलकुलेशन में उसको ये डाउट होगी कि ठीक है सर, आपने एक कंडीशन तो बताई थी कि चलिए एडियाबेटिक होगी तो ये यूज करेंगे। बट अगर गैसियस में हमको गैसियस कंडीशन दे दे और उस केस में हमसे साउंड स्पीड पूछे, साउंड वेव की वेलोसिटी पूछे साउंड वेव की, मान लो कहीं कह दे कि ऑक्सीजन गैस भरी हुई है और उस ऑक्सीजन गैस में साउंड वेव ट्रेवल कर रही है, तो उसकी स्पीड बताओ कितनी होगी? या हीलियम भरी हुई है या नाइट्रोजन भरी हुई है, तो सर गैस के केस में स्पीड ऑफ साउंड कैसे निकाल सकते हैं? ये फॉर्मूला तो हमारे पास जनरल है, जो हम कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो है गामा इंटू पी अपॉन रो। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। तो आज का टॉपिक आप अलग से डाल सकते हो, जो है साउंड वेव इन गैस। ठीक है, और उसके बाद हम डिपेंडेंसी भी देखेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड कैसे डिपेंड, किस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और किससे इंडिपेंडेंट होती है। क्यों? मल्टीपल चॉइस यहाँ से बन सकते हैं, इसलिए। ठीक है, चलिए सोचिए, हमारे पास फॉर्मूला था क्या? V इज इक्वल टू गामा इंटू पी अपॉन रो। अच्छा, जब इसको आप साउंड वेव, बेसिकली इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, किसके लिए? जब हम गैस की बात करेंगे, किसी गैसियस कंडीशन के अंदर कोई पर्टिकुलर गैस है और उस केस में अगर हमको स्पीड ऑफ साउंड पूछे, है ना, कि साउंड स्पीड, जो साउंड है बेसिकली उसकी स्पीड कितनी है, तो आप कैसे निकालोगे? उसका फॉर्मूला आप नोट करिएगा, दैट इज, यही फॉर्मूले हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, दैट इज अंडर रूट गामा इंटू ये जो पी है उससे हो जाएगा आर इंटू टी अपॉन एम। अब ये फॉर्मूला नोट करेंगे आप अभी से। किस केस में है सर? ये गैसियस कंडीशन के केस में है। ठीक है, अच्छा सर, इसमें जो टर्म है, चलो गामा तो हमको पता है, जिसको आप एटोमिसिटी भी कहते हो या फिर एडियाबैटिक इंडेक्स, जो आप पीछे देख चुके हो। ठीक है, ठीक है, जनरली आप एटोमिसिटी भी कहते हो या एडियाबैटिक इंडेक्स भी कहते हो। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। अच्छा, एक और चीज मैंने कैलकुलेटर बताई थी कि गामा जनरली आपको गिवन होता है, बट कभी गिवन नहीं हो ना, तो आप इसका निकाल भी सकते हो। और इसको पता है कब? मैं जब मैं आपको केटीजी पढ़ाऊंगा ना, तो वहां मैं आपको बहुत अच्छे से ये समझा दूंगा कि कैसे किसी भी गैसेस की एटॉमिसिटी निकालते हैं। बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम का खेल होता है, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ये सब टाइप की एटॉमिसिटी होती है। तो चिंता बिल्कुल मत करो, जब केटीजी पढ़ाऊंगा ना, तो वहां ये निकालना सिखा दूंगा। ठीक है, कि गामा कैसे डिटरमाइन करते हैं किसी गैसेस के लिए। ठीक है, जनरली फिजिक्स के अंदर तो क्वेश्चन गिवन ही होते हैं। ठीक है, चलो, और कुछ कुछ डेटा आप खुद से भी याद रख सकते हो। ठीक है, मैं वो लिखवा भी दूंगा कभी। ठीक है, कि कौन कौन से गैसेस की कितनी कितनी गामा होती है, वो वैल्यू अगर आप याद रखेंगे, या फिर एटॉमिसिटी से लिखवा दूंगा कि मोनोटॉमिक होगा तो उसकी गामा इतनी होगी, डायटोमिक होगा तो उसकी गामा इतनी होगी, मैं लिखवा दूंगा ये कभी। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करिएगा। ठीक, अच्छा, यहाँ सर टी जो है ना, टी,
दिस इज द मेन फंडा जिसको कहते हैं टेम्परेचर, ठीक है। और एम पता है क्या है, एम को कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट। अब ये सर कहां से आ गया? अच्छा, किसका मॉलिक्यूलर वेट सर? जिस गैसियस कंडीशन की बात कर रहे हैं, जिस गैस का हम लिए हैं, उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा हूं, उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट। तो टर्म तो समझ में आ गया सर, V इज इक्वल टू गामा इंटू आर इंटू टी अपॉन एम। लेकिन सर ये बात फॉर्मूला चलिए हम रट भी लेंगे, याद भी रख लेंगे, ये सारे टर्म भी हमको समझ आ गया, बट ये बात हमको हजम नहीं हो रही है सर। ये फिर फॉर्मूले में थोड़ा सा आपने चेंज किया, जब गैस गैसियस की बात आई तो आपने प्रेशर को आर इंटू टी कर दिया। सर इसको थोड़ा समझाओ। देखो मैं तुमको समझाता हूँ, कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास जनरल, जो हमने पीछे भी पढ़ा था, वो था सर गामा इंटू पी अपॉन रो। हाँ ठीक है सर। अच्छा मैं तुमसे कहता हूँ जरा ये बताओ रो क्या होता है? तो आप कहोगे सर मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, पढ़ा है हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा प्रेशर को सोच के देखो, अगर मैं गैसियस कंडीशन की बात कर रहा हूं तो आइडियल गैस इक्वेशन को जरा याद करो, तो जरा आइडियल गैस इक्वेशन को याद करो। ये तो सबको ही पता होता है कितना होता है आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छा इसको मैं क्या करता हूँ ना, एक काम करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ, फिर यहाँ लाके पुट कर दूंगा वैल्यू, तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है, जगह भी रहेगा। आइडियल गैस इक्वेशन केस में सबको पता है क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू एन इंटू आर इंटू टी होता है। हाँ होता है सर, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल होता है। तो अगर मैं यहाँ से P निकालूंगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, N इंटू आर इंटू टी अपॉन V। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं अभी भी। अच्छा तो सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, सोच के देखो, N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है सर, गिवन मास अपॉन मोलार मास। पढ़ा है, पढ़ाया हूँ मोल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल। सर नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मैं कहता हूँ जरा सब्स्टिट्यूट कर दो, तो N की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, गिवन मास इंटू आर इंटू टी अपॉन मास इंटू वॉल्यूम। हाँ ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब सोचो, यहां जो P लिखा है ना, जरा इस P के जगह ये वाली पूरी वैल्यू को पुट करो वापस। सो V इज इक्वल्स टू अंडर रूट गामा। P की जगह क्या पुट करना है भैया, P की जगह पुट करना है हमको क्या, ये वाला, कहाँ गया भाई, ये रहा, M इंटू आर इंटू टी अपॉन M इंटू वी। और नीचे रो भी तो है, तो सर नीचे रो है तो रो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऐसे नीचे आ जाएगा और वॉल्यूम ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। वॉल्यूम से वॉल्यूम काट दो, मास से मास काट दो। देखो V का फॉर्मूला क्या आया, अंडर रूट गामा इंटू आर इंटू टी अपॉन एम। बोलो आया सेम कि नहीं आया, बोलो आया सेम कि नहीं आया, बिल्कुल आया सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, अंडरस्टैंडिंग पूरी मिल गई। अब हजम हो गया क्या, अब ये फॉर्मूला आपको हजम हो गया कि सर कैसे फिर बदल के लिख दिए? कुछ नहीं, बस मैंने टर्म को चेंज किया। क्यों भाई? क्योंकि यार ये जो था अभी तक जनरल कंडीशंस क्या थी कि एडियाबेटिक कंडीशन हो और हम एयर के अंदर ये स्पीड ऑफ वेव जो है वो कैलकुलेट कर रहे थे, जो सिंपल था कितना, प्रेशर के टर्म में, प्रेशर के टर्म में P अपॉन रो। अब जब गैस का टर्म आ गया तो यार गैस में ज्यादा टर्म क्या यूज होता है, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, मोलिकुलर वेट की बात होती है। सोच के देखो ना, तो इसलिए हमने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। और गैसेस के लिए हम फॉर्मूला क्या याद रखेंगे आज से, जो वेलोसिटी ऑफ वेव होगा दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट गामा इंटू आर इंटू टी अपॉन एम। आर होता है गैस कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू सबको पता है। टी क्या है सर, टेम्परेचर, जो गैस का टेम्परेचर गिवन है वो। अच्छा एम क्या है सर, मोलिकुलर वेट, किसका, गैस का। सर आया कहां से, ये करा दिया, बोलो समझ आया? क्या ये बात सबको चमकी की रही है, बताओ जल्दी से। सर फॉर्मूले को मॉडिफाई किया है, क्या ये बात सबको चमकी की? मॉडिफाई करने के बाद फॉर्मूला कैसे आया, करा दिया मैं, नहीं तो मैं डायरेक्टली लिख देता तो आप फिर अलग परेशान हो जाते। कुछ भी आता है मास्टर लिख के चल जाता है, कहता है फॉर्मूला याद रख लो, नहीं भाई, जो जरूरी है उसका तो डेरिवेशन में तुमको कराता ही हो, छोटा डेरिवेशन तुमको मैं करा दिया। क्लियर, क्लियर है बच्चा पार्टी, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो ठीक, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट करने वाली, क्या सर, ये बोला हाँ बोलो, अब बोले सर जरा डिपेंडेंसी बता दो, मल्टीपल चॉइस किस तरह की पूछ जा सकते हैं वो भी करा दो। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अंडर रूट गामा इंटू आर इंटू टी अपॉन एम। क्लियर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। अच्छा अब सोच के देखो, अब मैं तुमसे कह दूं कि ये बताओ अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देता हूं
और किसी एक पर्टिकुलर गैस के बारे में मैं पूछता हूं, कोई एक पर्टिकुलर गैस मैंने ले ली और उसका मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, तो मैं तुमसे यही चीज पूछ रहा हूँ कि बताओ कि उसकी जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ ए पर्टिकुलर गैस, वो किस किस चीजों पर डिपेंड करेगी और किस किस चीजों के इंडिपेंडेंट रहेगी। सोच के देखो क्या पूछ रहा हूं मैं, सोचो। मैंने पूछा कि ये बताओ, आसपास के सराउंडिंग का टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट कर दिया और कोई एक फिक्स पर्टिकुलर गैस चूज कर ली। अब मैं पूछता हूं कि उस गैस के अंदर जो भी स्पीड ऑफ साउंड होगी, है ना, वो डिपेंड किन किन फैक्टर्स पे करेगी। तो सोचो, सोच के देखो। एक तो सर टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर दिया, आर तो हमारा कांस्टेंट है ही, गैस फिक्स कर दिया, तो गैस जो है भैया वो पर्टिकुलर फिक्स है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी फिक्स हो जाएगा। यानी सीधा सीधा अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात कर रहा हूं, तो सीधा सीधा हमको साफ साफ दिख रहा है कि जो सर ये जो वेलोसिटी, बेसिकली जो वेव है, वो क्या होगा। अच्छा, इस केस में सोचो। अच्छा, एक और चीज देखो, नोट करने वाली बात है क्या, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, गैस को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, और सोच के देखो, अगर कोई गैस फिक्स हो गई, उसका मोलिकुलर वेट भी फिक्स हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, आर भी कांस्टेंट है, तो किसी पर्टिकुलर गैस के लिए उसकी एटॉमिसिटी भी तो कांस्टेंट हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी। बिल्कुल। यानी स्पीड ऑफ वेव सर है वो पूरी की पूरी कांस्टेंट हो जाएगी। पहली बात तो ये थी, फर्स्ट कंक्लूजन ये था। ठीक है, ये सिंपल सा कंडीशन है सर, जिसमें टी भी कांस्टेंट कर दिया, आर भी कांस्टेंट कर दिया, किसी फिक्स गैस के लिए मॉलिक्यूलर मास भी कांस्टेंट हो जाएगा और उसके लिए उसका एटॉमिसिटी मतलब गामा भी फिक्स्ड ही रहेगा। तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी स्पीड की, वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आया एक और केस, क्या, सोच के देखो। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि किसी एक पर्टिकुलर गैस की बात कर रहा हूं, सेम चीज, स्पीड ऑफ ए पर्टिकुलर गैस, बट इस बार मैंने उसके टेम्परेचर पे कोई कमेंट नहीं किया। मैं पूछता हूं कि किसी पर्टिकुलर गैस की स्पीड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, जरा ये बताओ। तो इस बार हमने कहीं ये कंडीशन नहीं बोली है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो साफ साफ को क्या दिख रहा है सर, पर्टिकुलर गैस हो गया मतलब एम तो फिक्स हो जाएगा सर, गामा भी फिक्स हो जाएगा, आर तो फिक्स है, लेकिन इस बार टेम्परेचर पे कोई कमेंट नहीं किया गया है। मतलब इस पे साफ साफ दिख रहा है कि जो आपका बेसिकली जो स्पीड होगा किसका, वेव का, वो साफ साफ क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट टी के। ये भी बड़ा मजेदार सा फैक्टर है। मतलब अगर स्पीड कांस्टेंट कर, सॉरी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट का केस मान ले, तो पूरी की पूरी स्पीड कांस्टेंट हो जा रही है। बट अगर मैं क्या कर रहा हूं, उसकी एटॉमिसिटी फिक्स कर दी, मतलब एक पर्टिकुलर गैस की बात कर रहा हूं, उसकी स्पीड की बात कर रहा हूं, मैंने टेम्परेचर का कहीं कमेंट नहीं किया, तो इससे साफ साफ इक्वेशन क्या मिल रहा है हमको कि सर जो स्पीड होगी वो और किसी फैक्टर डिपेंड नहीं करेगी अदर देन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से क्या सर स्पीड बढ़ या घट सकती है साउंड की? यस इट इज, ये पॉसिबल है। वो दिख गया आपको इक्वेशन के थ्रू, समझे? इज दिस क्लियर? मतलब सीधा सीधा सरल हिसाब ये है कि स्पीड सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। तो सोच के देखो, अगर मैंने टेम्परेचर को पहली केस में कांस्टेंट किया था, कोई गैस फिक्स हो गई, एटॉमिसिटी भी उसकी फिक्स्ड हो गई, और मैं तुमसे कहूं कि ये बताओ, क्या जो उसका स्पीड है बेसिकली, क्या वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा? तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इकलौता एक ही फैक्टर तो है जो कि टेम्परेचर है। अब आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, तो आप प्रेशर बदलते रहो, लाख प्रेशर बदलो, बढ़ाओ घटाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये जो पहली इक्वेशन में सर ये जो पी लिखा हुआ है ना, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। सोच के देखो। अच्छा, कैसे इस चीज को एनालाइज, पता है एग्जामिनर कैसे पूछता है? तुमने फॉर्मूला तो पढ़ा है क्या? दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक तो था गामा इंटू पी अपॉन रो, और एक क्या पढ़ा था अभी अभी हमने जो पढ़ा, गामा इंटू आर टी अपॉन एम। अब पता है एग्जामिनर क्या कहता है? कहता है कि मान लो कि एक ऐसा एनवायरनमेंट हमने चूज किया जिसमें टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट कर दिया और एक पर्टिकुलर गैस की स्पीड के बारे में बात करें, और उसके प्रेशर को दो गुना कर दिया गया, तो बताओ स्पीड ऑफ वेव कितनी रहेगी? तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको दो गुना कर दिया मतलब क्या, अंडर रूट लगाया मतलब हाफ हो गया, कहेंगे स्पीड ऑफ वेव जो है वो सिमिलर रहेगी उसमें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पीड ऑफ वेव इस प्रेशर पे तो डिपेंड ही नहीं करता है, इसका कोई रोल ही नहीं है। सीधा सरल हिसाब है कि जो भी स्पीड होगी किसी पर्टिकुलर गैस के लिए, स्पीड ऑफ वेव सिर्फ उसे डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। अगर आपने कह दिया क्वेश्चन में कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो फिर ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो जाएगी।
तो नोट करके ये पॉइंट भी जरूर लिख लीजिएगा। भले आपने फॉर्मूला पढ़ा है स्पीड ऑफ वेव के अंदर कि सर स्पीड ऑफ वेव के अंदर गामा इंटू पी अपॉन रो होता है, बट डिपेंडेंसी सिर्फ किस पे शो होती है, सिर्फ टेम्परेचर पे शो होती है। तो नोट करके यहाँ इंपॉर्टेंट वाले में डाल लीजिएगा कि जो प्रेशर है, ठीक है, डज नॉट इफेक्ट क्या, स्पीड ऑफ साउंड वेव किसी पर्टिकुलर गैस की, किसी पर्टिकुलर गैस की। कब? इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट या फिर फिक्स्ड। ये नोट करने वाली बात है, ठीक है। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये डाल सकते हो डिपेंडेंसी के अंदर, ठीक। यानी लाख प्रेशर घटाए बढ़ाए एग्जामिनर कितना भी घुमाए, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि स्पीड ऑफ ए पर्टिकुलर गैस ऑफ साउंड वेव किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। क्या रिलेशन होता है? अंडर रूट टी टाइम्स, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, क्या कई बार भी पूछता है कि ये बताओ अगर एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया जाए साउंड वेव का, एम्पलीट्यूड मतलब अरे उसकी लाउडनेस, साउंड का एम्पलीट्यूड मतलब वो कितना तेज है, कितना लाउड है। तो कई बार ये भी पूछता है कि अगर लाउडनेस बढ़ा दी जाए तो बताओ क्या उसकी स्पीड में फर्क पड़ेगा? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर, उसको मतलब ही नहीं है, उसको मतलब ही नहीं है कि आप लाउडनेस बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, नहीं। तो यहां भी आप नोट कर सकते हो क्या, कि स्पीड ऑफ साउंड does not depend upon the amplitude, जिसको लाउडनेस भी कहते हैं। क्लियर? क्लियर एवरीबडी? बताओ। सिर्फ एक रिलेशन घुमाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट याद रखिएगा सिर्फ अंडर रूट टी इज द ओनली फैक्टर। क्लियर? जल्दी से फटाफट से। समझ आया? समझ आया? फटाफट से बताओ, क्या ये चीज आपको समझ आई? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, ये तो आप समझ गए। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक, नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये खत्म हो गया, अब ये पूरी स्पीड की बातें अब यहाँ समाप्त हो चुकी है। अब इसके बाद स्पीड का कोई फंडा नहीं है इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। आगे बढ़ोगे ना, तो जैसे हम आगे बढ़े, सिमिलर सिमिलर चीजें, बिल्कुल वही सिमिलर चीज जैसे हमने पीछे पढ़ी है। क्या सिमिलर चीज है, किसकी बात कर रहे हो सर? नोट करिए, टॉपिक देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि अरे तो पढ़ा हुआ है सर, मजाक कर रहे हो आप, दोबारा पढ़ा रहे हो? दोबारा पढ़ा रहा हूँ, नोट करो। देखो, टॉपिक का नाम है स्टैंडिंग वेव। अरे फिर से आ गया क्या? हाँ, बट इस बार मैंने क्या लिखा है, ध्यान से समझना। स्टैंडिंग वेव इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अब ये क्या नया वाला है? स्टैंडिंग वेव तो सर पढ़ा है। अच्छा, याद करो, लास्ट में दो टॉपिक पढ़ा था, कहां पढ़ा था? आओ थोड़ा पीछे लेके चलता हूं मैं, आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। कहां पढ़ा था सर? वेव बर्नस्टीन फाइनल लेक्चर, है ना, यही पढ़ा था। खोल के देखते हैं क्या पढ़ा था फाइनल लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, आ जाओ। स्टैंडिंग वेव पढ़ा था। क्या हो गया? रुको गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो क्या पढ़ा था सर? सर लास्ट में हमने पढ़ा था क्या, दो तरह का स्टैंडिंग वेव, लेक्चर नंबर 9 में पढ़ा था। एक तो सर स्टैंडिंग वेव इन फिक्स्ड एट वन एंड, और एक पढ़ा था स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग। ध्यान समझना क्या लिखा है, स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। और एक क्या पढ़ा था सर? स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड। अब मैंने वही चीज लिखी है, क्या लिखी है, थोड़ा सा बस चेंज किया, क्या लिखा है? स्टैंडिंग वेव इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ओहो, मतलब जो कॉन्सेप्ट वहां, क्या वही कॉन्सेप्ट यहाँ? आओ रिकॉल करते हैं फटाफट से। रिकॉल क्या करते हैं, लिख कर रिकॉल नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट देख लो, इसलिए मैं खोला हूं। आओ मेरे साथ देखो। अच्छा, अगर मैं फ्री एंड की बात करता था सर स्टैंडिंग वेव पे, तो हमने देखा था कि क्या एक स्टैंडिंग वेव ऐसे डाइवर्जिंग शेप की बनी थी, जिसमें एक पॉइंट पे नोड होता था, एक पॉइंट पे एंटी नोड होता था। और फिर हमने क्या किया था, एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिफाइन की थी, और उसके लिए फर्स्ट हार्मोनिक, और उसके बाद फर्स्ट के बाद सीधा हमारा कौन सा आया था, थर्ड हार्मोनिक आया था, और फिर आया था फिफ्थ हार्मोनिक, याद है?
फ्री एंड में, ये बहुत ढंग से हमने पढ़ रखा है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमको पता है क्या, नोड और एंटी नोड के बीच के डिस्टेंस कितना होता है, ये भी पता है, पाई बाई 4। दो नोड के बीच डिस्टेंस कितना होता है, सॉरी पाई कह रहा हूँ, लैम्डा बाई 4। दो नोड के बीच डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, और दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा बाई 2। ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी सब कुछ, ये सब का मुझे सबको पता है। चलो अब वापस आते हैं थोड़ा इस पे, वही सेम कॉन्सेप्ट, देखना कितना मजा आएगा जब ये टॉपिक के मैं अभी आज ही एंड करूंगा, अभी एंड पे ही, ठीक है। तो देखना कितना मजा आएगा इसको समझ के। देखो लिखा क्या है, स्टैंडिंग वेव इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। सबसे पहली बात सर, ये ऑर्गन पाइप क्या है? हम्म, लगे हो आप उसी टाइम से ऑर्गन पाइप करने, क्या है ये ऑर्गन पाइप? देखो बहुत सिंपल चीज है, कुछ नहीं है। बॉटल देखा है, बॉटल जिससे पानी पीते हो, यस वही वाला बॉटल, समझ लो बॉटल एक ऑर्गन पाइप ही है। कोई भी ऐसा खुला पाइप सा स्ट्रक्चर आप उसको ऑर्गन पाइप बना सकते हो। बट नाम ऑर्गन पाइप क्या है सर, अलग सा नाम क्या है, क्यों है, मैं बताता हूँ। देखो कुछ नहीं, बॉटल है, मान लो ये हमारा एक बॉटल है ऐसे, ठीक है। बॉटल का ऊपर का ढक्कन ऐसे खोल दो, बॉटल का ऊपर का ढक्कन जब खोल दोगे तो नीचे से ऐसे क्या आता है, एक नीचे से तो क्लोज रहता है, फिक्स रहता है नीचे से, बट ऊपर से मान लो ढक्कन खोल दिया, ठीक है। अच्छा ढक्कन खोल दिया सर, ठीक। समझाना क्या चाहता पहले वो तो समझो। आप देखो इसको हम एक ऑर्गन पाइप कह सकते हैं। तब समझ लो एक ऐसा पाइप सा स्ट्रक्चर ना, यहाँ क्या लिखा है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब पता है क्या होता है, वो नीचे से पैक्ड हो, मतलब कोई एक साइड उसका बंद हो। तो एक बॉटल को हम ऑर्गन पाइप कंसिडर कर सकते हैं। तो सर ये टॉपिक क्या है, स्टैंडिंग वेव इन क्लोज ऑर्गन पाइप, इसका मतलब क्या है? देखो मैं एक बॉटल के एग्जांपल तुमको समझा रहा हूँ, ठीक है। ट्यूनिंग फोर्क देखा है सबने, ट्यूनिंग फोर्क कभी सुना है? ट्यूनिंग फोर्क ऐसा होता है, ऐसे दो लोहे जैसा ऐसा होता है, देखा है कभी किसी ने? अच्छा देखो मैं तुमको पहले दिखा देता हूँ ट्यूनिंग फोर्क होता क्या है, होता ऐसा ही है बट देख लो, ठीक है। ट्यूनिंग फोर्क, अरे यार ई दब गया, हाँ देखो ऐसा होता है, देखा है, देखा है ऐसा, ये देखो ये देखो ये देखो, ये ट्यूनिंग फोर्क है, देखा है। देखो ट्यूनिंग फोर्क का काम क्या होता है पता है, ये ना ये फिक्स्ड, कुछ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फोर्क अलग अलग है। ये देखो ये कुछ अलग फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोर्क है, ये कुछ अलग फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोर्क है। इससे बेसिकली फ्रीक्वेंसी की जनरेशन करते हैं हम, जब फ्रीक्वेंसी हमको जनरेट करना होता है ना अपने खुद हाथों से प्रैक्टिकली, तो हम ट्यूनिंग फोर्क का इस्तेमाल करते हैं। कैसे जनरेट होगा सर, देखो ये लोहे की होती है, देखो इसमें अलग अलग मार्किंग दी है, देखो 256 दिया है, 288, 320, ये समझ रहे हो क्या है, ये फ्रीक्वेंसी की मार्किंग है। 256 का मतलब ये 256 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, ये 288 का मतलब ये 288 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, इसको ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं। देखो होता क्या है ना, ये स्टैंडिंग का पहले कॉन्सेप्ट सीख लो। लेट्स से कि मैंने बोला कि खाली बॉटल है, क्लोज बॉटल है, उसको आप एक ऑर्गन पाइप मान लो, जो कि नीचे से एक साइड तो क्लोज है, ऊपर से खुला हुआ है ना। अब हुआ क्या, हम ऐसे ही एक ट्यूनिंग फोर्क लेके आए। अब इस ट्यूनिंग फोर्क में देखो खासियत क्या होती है ना, कि इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी की मार्किंग होती है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी पहले से ही नोन होती है, पता होती है हमको। जब आप लेके आओगे ट्यूनिंग फोर्क खरीद के, तो आपको फ्रीक्वेंसी उस पर लिखी होगी, आप उसको पढ़ के याद रख सकते हो कि इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है। हमने क्या किया, इस ट्यूनिंग फोर्क को अपने घर का टेबल देखा है, लोहे वाला टेबल सबने देखा है, उस टेबल पे लाके ऐसे धाड़ से पटक दिया, ऐसे हिट कर दिया। जब आप इसको ऐसे हिट करोगे ना, तो ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करता है, ऐसे ऐसे इनके जो ऊपर दोनों देखो, दोनों एंड जो यू शेप के एंड है, उसमें वाइब्रेशंस होती है। जैसे ही आप उसको हिट करोगे किसी मेटल से, टक्कर कराओगे उसकी बेसिकली, तो क्या किया, तुम्हारे पास टेबल पड़ी, तुमने लेके धड़ से ऐसे पीट दिया उसके ऊपर। जब उसको ऐसे पीटोगे तो होगा क्या, ऊपर का जो उसके दोनों एंड देख रहे हो, जो यू शेप्ड का एंड है, वो वाइब्रेट होने लगेगा अपने पोजीशन से, और इन्हीं के वाइब्रेशन से फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। तो मान लो अगर ये ट्यूनिंग फोर्क दिया हुआ है कि 256 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, जब आप इसको टेबल पे ठोकोगे ना, जब ये वाइब्रेट होगा ना, तो इसके वाइब्रेशन से पता है फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, जिसका जो कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 256 हर्ट्ज। मतलब जितना उस पे मार्क है, उतनी मार्किंग की वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा जब आप उसको किसी मेटल से स्ट्राइक कराओगे, हिट कराओगे, ठीक है। अब समझो, हमारे पास एक ऑर्गन पाइप है, ठीक है, पहले स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। ऑर्गन पाइप में आपको बताया, वही कोई कोई भी एक ऐसा क्लोज्ड पाइप ले सकते हो जो एक एंड से क्लोज्ड हो, ऊपर से खुला हुआ, उसको आप ऑर्गन पाइप मान सकते हो। अब देखो होता क्या है, जैसे ही इस ट्यूनिंग फोर्क को मैंने हिट किया, इसमें कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी और ये वाइब्रेट करने लगेगा। अब इस ट्यूनिंग फोर्क को ना, जहां से खुला हुआ है ये, है ना, बॉटल के ऊपर वाले हिस्से में लाके ऐसे थोड़ा सा ऊपर से अपने हाथ से पकड़ लो, ऐसे यहां से सामने रख दो, ऊपर के ढक्कन जैसे ऊपर जो एरिया होता है जो खुला होता है, उसके सामने उस ट्यूनिंग फोर्क ले जाकर रख दो।
होगा क्या ना कि जैसे ही आप उस क्लोज्ड बॉटल जो एक एंड से क्लोज्ड है और ऐसे ऊपर एक एंड से खुला हुआ है, तो जब आप ऊपर उसके पास ले जाओगे उस ट्यूनिंग फोर्क को ऐसे टेबल पे हिट करके, वो वाइब्रेट हो रहा है, तो वाइब्रेट होते होते ही उसके तुरंत पास लेके जाओगे, तो होगा क्या कि ये जो पाइप है ना, बेसिकली जो बॉटल होगा आपका, ठीक है, बॉटल कह लो, सिंपली पाइप कह लो, उसमें ना आपको क्या करेगा, बहुत तेज लाउड सुनने को मिलेगा। बिल्कुल वैसे कैसे, आपने देखिए अपना कैप, कैप देखा है कैप, उससे आप क्या करते हो, फूक मार के सीटी बजाया है कभी, कभी पेन के कैप से फूक मार के सीटी बजाई है, जैसे फूक मारते हो तो सीटी बजती है ना, एक एंड से क्लोज होता है आपका कैप, ऊपर से खुला होता है, आप फूक मारते हो। बिल्कुल वैसे ही होगा क्या कि जैसे ही आप ट्यूनिंग फोर्क को टेबल पे हिट करके उसके ऊपर ले जाकर रखोगे ना, किसके, वो जो आप लेट्स से एक ऑर्गन पाइप मान के चल रहे हो उस बॉटल को, ठीक है, तो ऑर्गन पाइप के ऊपर जैसे ही आप ले जाकर रखोगे, तो होगा क्या ना, बहुत ही लाउड साउंड सुनाई देगा थोड़े समय बाद। और जब भी आपको बॉटल के अंदर से एक बहुत ही लाउड साउंड सुनाई देगा, और जब भी आपको वो लाउड साउंड सुनाई देगा, जब वो लाउड आवाज आएगी, इसका मतलब पता है, वहां रेजोनेंस हो गया है। उसका वो क्या इंडिकेट करेगा कि सर वहां रेजोनेंस हो गया है, रेजोनेंस हो गया है वहां। सर रेजोनेंस का मतलब क्या है, रेजोनेंस का मतलब ये है कि सर ये जो ऑर्गन पाइप थी ये एक एंड से खुली हुई थी, तो इसके अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही, हाँ ठीक है सर, बॉटल के अंदर एयर के मॉलिक्यूल तो पड़े हुए हैं। अब मान लो कि ये वाइब्रेट हो रहा था, किससे, लेट्स से 256 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से। कब वाइब्रेट हुआ, जब आपने इसको एक टेबल पे हिट किया और फिर आप तुरंत कहां ले गए, ऑर्गन पाइप के माउथ के ऊपर, उसके ऊपर ले जाके वो ट्यूनिंग फोर्क को ऐसे रख दिया, अपने हाथ से पकड़ के ऐसे रखे हुए हो, ठीक है, और नीचे आपका बॉटल है, तो आपको एक लाउड साउंड सुनाई दी। मैंने बोला कि लाउड साउंड क्या इंडिकेट करता है कि ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी, सोच के देखना, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी अगर मान लो 256 हर्ट्ज है, मतलब वो 256 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, तो जैसे ही आपको लाउड साउंड सुनाई देगा, आप समझ जाना कि रेजोनेंस हो गया है। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है सर, रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी अगर एफ है और यही सिमिलर फ्रीक्वेंसी अगर आपके एयर मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन के साथ मैच हो जाती है, जब उस कंडीशन को कहते हैं कि रेजोनेंस हो गया। मतलब वो लाउड साउंड तभी सुनाई देगी जब आपके ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी और जो अंदर एयर मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं उनके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है। जिस पॉइंट पे दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, आपको अंदर से ऑर्गन पाइप से आवाज सुनाई देगी। मतलब कि ट्यूनिंग फोर्क जब हम ऊपर रखे, तो उसके वाइब्रेशन की वजह से अंदर ऑर्गन पाइप के अंदर, बेसिकली जो आपका बॉटल है, सिंपल लैंग्वेज में, उस बॉटल के अंदर के एयर मॉलिक्यूल भी वाइब्रेट होने लगे। और जिस पॉइंट पे ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी और अंदर वाले एयर मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई, हमको एक बहुत लाउड साउंड सुनाई दिया और हम समझ गए कि किसके किसके बीच रेजोनेंस हो गया है, ट्यूनिंग फोर्क और ऑर्गन पाइप के बीच रेजोनेंस हो गया है। क्लियर, तो इसको रेजोनेंस कहते हैं, ये मैं तुमको रेजोनेंस समझा रहा था। अब बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट स्टैंडिंग वेव का ही होगा, ठीक है। क्या यहाँ बोला गया कि स्टैंडिंग वेव इन ए क्लोज ऑर्गन पाइप। अभी एक और कराऊंगा, जैसे हमने यहाँ दो कराया था, देखो हमने यहाँ दो करा रखा है, कैसे सर, एक तो हमने फ्री एंड का किया था और फिर हमने किसका किया था, फिक्स्ड एंड का, वैसे यहाँ भी दो होगा। एक पहला टॉपिक है हमारा कि स्टैंडिंग वेव इन ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और एक और टॉपिक होगा जिसको हम कहेंगे स्टैंडिंग वेव इन ए ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन भी हो सकता है क्या सर, बिल्कुल हो सकता है। अरे दोनों एंड को खोल दो तो ओपन हो गया, एक एंड को क्लोज कर दिया, इसको क्लोज नाम दिया गया। अब कई बच्चे ना बहुत तेज होंगे, है ना, वो कहेंगे सर क्लोज है तो फिर ऊपर खोला क्यों है, ढक दो ऊपर से। अरे गधो, ऊपर जब मैं क्लोज रखूंगा तो मैं रेजोनेंस कहां से करा पाऊंगा, जब रेजोनेंस नहीं करा पाऊंगा तो अंदर के मॉलिक्यूल वाइब्रेट कैसे करेंगे, और जब अंदर के एयर मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं करेंगे तो फिर वेव कैसे जनरेट होगी। तो कुछ महानुभाव, ये बड़ा सवाल है, मुझे पहले पढ़ाता था ना, तो ये बच्चे जब मैं प्रीवियस वाले में था तो बच्चे बड़ा परेशान किए थे, सर बार बार कह रहे हो क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, और ऊपर से ढक्कन खोल के रखा है। अरे गधो, क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब ये है कि एक एंड नीचे से क्लोज होना चाहिए भैया, ऊपर से तो खुला ही रहेगा ना यार, वो पाइप ऊपर से खुली रहेगी तभी तो आप रेजोनेंस कर पाओगे। सोच के देखो ना, ऊपर ढक्कन बंद दिया, नीचे नीचे ढक्कन बंद कर दिया, और मस्त ऐसे पीट के खड़े हो लेके ट्यूनिंग फोर्क। तुम सोच रहे हो यार आवाज क्यों नहीं आ रही है, थोड़ा दिमाग को खोलो अपने, ठीक है। ये मत सोचना क्लोज का मतलब ये नहीं है कि ऊपर का ढक्कन खोल दिया सर क्लोज बोल रहा हूं, अरे क्लोज का मतलब ये है कि नीचे वाले एक एंड से तो बंद है वो, इसलिए इसको बोला गया स्टैंडिंग वेव इन क्लोज ऑर्गन पाइप, है ना। बेवकूफी वाला बात बच्चे करते रहते थे, तो ऐसा तुम ना करो, इसीलिए मैं तुमको समझाया। ये बताओ क्या अभी तुमको रेजोनेंस समझ आया। एक बच्चा था ऐसे ही, ठीक है, उसने बड़ा
परेशान किया था सर, है ना, ऐसे ही पूछ रहा था कि सर, बार बार कह रहा था कि नहीं हम नहीं मानते सर, आप क्लोज लिखवा रहे हो, और ऊपर से मैं बताता हूँ स्टोरी, प्रीवियस बैच में हुआ था ये बात। तो ऊपर से आप खुला है, नीचे से जरा बंद है, तो फिर आप कह रहे हो कि क्लोज ऑर्गन पाइप है, क्लोज कैसे क्लोज ऑर्गन पाइप है? मैंने उसको बताया, मैंने बोला ना कि काम कर, घर पे जा, ठीक है, बांसुरी ले और दोनों साइड से मस्त बंद करके फूक मार के बजाता रहे। गधे से सवाल कर रहा है यार। अरे भाई, जब मैं ऊपर से भी ढक दूंगा तो रेजोनेंस होगा ही नहीं, ट्यूनिंग फोर्क का ऊपर ले जाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसे सवाल कर पे आप नहीं करे, ठीक है, वरना फिर वही है, आपका भी रिप्लाई होगा मेरा कि जाओ दोनों बांसुरी को दोनों साइड से, बड़ा फ्लूट बजाते हो ना सब लोग, जाओ एक फ्लूट खरीद लो, दोनों को दोनों एंड से उसको बंद कर दो और फूक मारते रहो और बजाते रहो, फिर नहीं बजेगी ना। बिल्कुल वही केस यहाँ भी है, एक एंड को तो खुला रखना पड़ेगा। बोलो समझ आया रेजोनेंस? पहले जल्दी बताओ यार, एक तो रिस्पॉन्स ही देते हो तुम लोग। रेजोनेंस समझ आया कि रेजोनेंस है क्या? बोलो। पहले मैं तुमको रेजोनेंस समझा रहा था, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ही तो वाइब्रेशन आएगा। और स्टैंडिंग वेव जनरेट कैसे होगी भैया? जब आप ट्यूनिंग फोर्क को ऊपर रखोगे, तो जब ट्यूनिंग फोर्क जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, अंदर के मॉलिक्यूल भी तो वाइब्रेट करेंगे, और जब मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन होगा तो सर वेव जनरेट होगी, और उसी को तो स्टैंडिंग वेव कहते हैं। किसका? ऑर्गन पाइप का। मतलब अगर स्टैंडिंग वेव अगर हमको ऑर्गन पाइप जनरेट करनी है, तो एक ही काम करना पड़ेगा सर, क्या? रेजोनेंस कराना पड़ेगा। किसका सर? वो ट्यूनिंग फोर्क का और वो ऑर्गन पाइप का। क्लियर है? बताओ, जल्दी से बताओ, ये रेजोनेंस समझना। क्योंकि इसी में मुझे लगता है कि आज ये हो पाएगा टॉपिक, बट क्योंकि इसी में कल के लेक्चर, अगर मैं कल के लेक्चर तक ये टॉपिक जाता है, तो इसी में आपको रेजोनेंस ट्यूब का एक्सपेरिमेंट कराऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। इसलिए रेजोनेंस अभी समझ लो। रेजोनेंस समझ आ गया ना? रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस का मतलब यही है कि जिस फ्रीक्वेंसी पे, जिस पॉइंट पे क्या हो, दोनों की फ्रीक्वेंसी, किसकी सर? ट्यूनिंग फोर्क की, और अंदर जो आपका ऑर्गन पाइप के अंदर जो मॉलिक्यूल है, एयर मॉलिक्यूल, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन सेम हो जाए, उसको रेजोनेंस कहते हैं। कंडीशन है वो, ठीक है। अरे यार, क्लैरिटी बन गई कि नहीं, ये बताओ जल्दी से। आवाज आ रही है ना मेरी? ऐसा तो नहीं है ना कि फंसे हुए हो कहीं? ठीक है, चलो अब एक्चुअल में जल्दी फटाफट से खत्म करते हैं इस चीज को, सोच के देखो। तो पहला केस है कि स्टैंडिंग वेव इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अच्छा, अब सोचो, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही। कैसे सर? जैसे यहां हमने 3 केस पढ़ा था ना, कौन सा याद है? देखो, फ्री एंड वाला केस। तो फ्री एंड में देखो, एक ऐसी वेव बनी थी, दूसरी ऐसी बनी, तीसरी ऐसी बनी थी। बिल्कुल ऐसे ही क्या होगा, जब वाइब्रेशन होगा अंदर के एयर मॉलिक्यूल का, तो वो भी एक क्या करते हैं, लेट्स से ये हमारा एक ऑर्गन पाइप है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ ऑर्गन पाइप को। लेट्स से हमारा ये ऑर्गन पाइप है, तो सर इस केस में भी बिल्कुल वैसे स्टैंडिंग वेव जनरेट होती है। कैसे जनरेट होती है सर? ऐसे होती है। ओह माय गॉड, अरे अरे अरे, ये तो देखा लग रहा है सर, ये तो देखा लग रहा है, यहाँ उसकी एक्सेस हो गई। सोचो, अब ये वाला पॉइंट क्या है, सोच के देखो। वहां मैंने बोला था ये वाला पॉइंट क्या है सर? सर ये वाला पॉइंट है नोड। क्यों भाई? क्योंकि सोच के देखो ना, कैसे नोड सर? यहाँ नोड कैसे एक्सप्लेन करोगे? वहां तो चलो समझ आ गया था, एम्पलीट्यूड जीरो था तो वहां नोड बताते थे। सर यहाँ कोई नोड पूछेगा तो क्या मैं कहूंगा? सोच के देखो, ये वेव कैसे जनरेट होगी भैया? ये वेव तभी जनरेट होगी जब, सोच के देखो, मान लो ये एयर का मॉलिक्यूल है, ये वाइब्रेट करे अपने ऐसे ऐसे पोजीशन पे। अब सोचो, इस अगर मैं इस पॉइंट के मॉलिक्यूल की बात करता हूं, तो इस पॉइंट का मॉलिक्यूल के पास सिर्फ एक ही तरीका है, क्या? वो सिर्फ आगे ही वाइब्रेट कर सकता है, पीछे नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि भैया पीछे से तो क्लोज है ऑर्गन पाइप, सॉलिड है ऑर्गन पाइप, सॉलिड है तो क्लोज है। अब वो मॉलिक्यूल पीछे तो नहीं जा सकता है, जो एकदम एंड पे है, एट द एंड पे जो है, वो सिर्फ वाइब्रेशन आगे ही कर सकता है, वो पीछे नहीं कर सकता है। मतलब यहाँ वाइब्रेशन रेस्ट्रिक्ट है। तो जब ऑर्गन पाइप की बात करोगे, तो उस केस में जो स्टैंडिंग वेव होती है, उसका नोड वाला पॉइंट होता है। नोड वाला पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिसपे वाइब्रेशन मॉलिक्यूल का रेस्ट्रिक्ट हो। ओहो हो, अच्छा, तो सर ये वाले पॉइंट को क्या कहेंगे? ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट देख रहे हो, इसको क्या कहेंगे? यार इसको कहते हैं एंटी नोड। बिल्कुल वैसे ही। अरे सर तो एकदम 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 सेम है। अच्छा, एंटी नोड कैसे है सर? सोच के देखो, अगर ये वाले पॉइंट की बात करता हूं, तो सोचो, ये तो इसके लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये बाहर से खुला हुआ है, तो मॉलिक्यूल ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है। तो जब दोनों से वाइब्रेट करेगा, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगी वेव की, और जब मैक्सिमम होगी एम्पलीट्यूड, तो उस पॉइंट को तो एंटी नोड कहते हैं। क्या बात है सर, मतलब एकदम सेम चीज। कौन सा सर? वहां जो फ्री वाला केस है, देखो फ्री वाले केस में कुछ ऐसा ही है। देखो देखो देखो, फ्री वाले केस में ऐसा ही है, ये एक नोड, ये एक एंटी नोड, और सेम केस यहां भी, बस कुछ नहीं। अब ये सारा काम एक ऑर्गन पाइप के अंदर हो रहा है बस। और अंदर कैसे हो रहा है सर? ट्यूनिंग फोर्क
कैसे वाइब्रेट कराए सर? ट्यूनिंग फोर्क। सोच के देखो, ये हो सकता है। अच्छा सर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी बढ़ी, फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो ऐसे और दूसरे केसेस भी बन सकते हैं, बिल्कुल जैसे वहां बने थे। तो मान लीजिए सर अभी भी जो हमारा ऑर्गन पाइप है वो तो फिक्स्ड है, बट फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो सर स्टैंडिंग वेव तो बदलेगी। अच्छा कैसे बदलेगी भैया? बदल लो भाई, बदल लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे बदलेगी, कुछ ऐसे बदलेगी। ओहो, ये तो सर देखा देखा लग रहा है, लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। लो ये एक्सेस हो गई हमारी। अच्छा, अच्छा भैया, नोड, सर ये हो गया, नोड ये हो गया, नोड ये हो गया, एंटी नोड, एंटी नोड। अरे क्या बात है सर, ऐसा ही हुआ था क्या कुछ? ऐसा ही हुआ था क्या? डेजा वो मूवमेंट है ना? देखो डेजा वो नहीं, अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया है वो मूवमेंट। देखो तो पढ़ाता है, देखो, देखो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बिल्कुल। अच्छा ये मैं थर्ड हार्मोनिक्स ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसके ऊपर एक और बनेगा, ठीक है, ये मैंने 2 बार ड्रॉ कर दिया है। आप इसको चाहो तो मल्टीप्लाई कर लेना, इसके ऊपर एक और बनेगा जो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ छोटे में, छोटे में समझ लो इसको। मान लेना लेंथ सेम है बट साइज में छोटा बना रहा हूँ, ठीक है, तो आप छोटे मत बनाना, आप दोनों सिमिलर लेंथ का बनाना, ठीक है। थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी बढ़ाई तो ये क्या हो जाएगा, ये अगले हार्मोनिक्स हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा सर। अरे फिर से 2 बार ड्रॉ कर दिया यार, शिट, क्या करता हूँ मैं भी। ओहो, ये रहा, एक सेकंड, थोड़ा समय दे देना मुझे। सेम साइज का बनाना, ठीक है, बस वो जगह की वजह से मैं छोटा बना रहा हूँ, आप मत बनाना। ऐसे हो सकता है, सोचो, बिल्कुल। थोड़ा खराब बन गया बट इसको सही कर लेना आप, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक। इसको थोड़ा सा और सही मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, आप ठीक है, ठीक है। बस ये सारा काम एक ऑर्गन पाइप के अंदर हो रहा है, सब कुछ सेम, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अच्छा अभी भी देखो, दिस इज नोड, ये इसको एंड से चिपका लेना, ठीक है, वरना फिर ये भी गलत हो जाएगा। इसको एंड से चिपका लो, यहाँ एंड है हमारा, ये वाला एंड है, ठीक है, ऑर्गन पाइप का, ठीक है। चलिए, सो दिस इज नोड, दिस इज नोड, सर एंटी नोड, एंटी नोड, सेम चीज यहाँ भी, एंटी नोड, एंटी नोड। तो बिल्कुल वही केस बना, बिल्कुल वही केस जैसा हमने यहाँ पढ़ा था। अब क्या परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ भी बता दो ना वही फ्रीक्वेंसी और वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और हार्मोनिक्स कौन सा होगा, बिल्कुल यहाँ भी वही लिख लो। फर्स्ट केस नोड एंटी नोड, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? अरे भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा सर? λ/4 पढ़ा है हमने। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 4/V/L। कैसे आई सर? ये λ = 4L होता है, और सिंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्पीड कितनी होती है, सोच, अच्छा फ्रीक्वेंसी को क्या होती है, फ्रीक्वेंसी को क्या होती है, ये बाई लेमडा, लेमडा की जगह 4L पुट कर दो, दिस इज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। वही सेम केस, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक तीर से दो निशाने, वो याद है सर? तो ये तो ऐसे ही याद है। अच्छा हार्मोनिक्स कौन सा मैंने बताया था ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या जो लिखा है सर, दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक्स। लो, अच्छा सर इस केस में कुछ नहीं, देखो दो नोड है, बिल्कुल है, दिस इज λ/2, अगेन दिस इज λ/4। अरे रे, तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी आती है कितनी आई थी, याद है किसी को? बिल्कुल 3। ये कौन सी है भाई? थर्ड हार्मोनिक्स। अच्छा ये वाली केस, नोड 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 एंटी नोड, अरे इसका फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी, याद है किसी को? 5/4V, किसी को नहीं याद है, फिफ्थ हार्मोनिक्स। लो भैया, लो। अच्छा सर ओवरटोन कमेंट कर दो जरा, ऑर्गन पाइप के अंदर भी ओवरटोन कैसे होगा सर, कैसे होगा ओवरटोन? अरे कुछ नहीं भाई, ओवरटोन क्या होता था, पहले जो तुम्हारा फर्स्ट लूप बना उसके अलावा जितने और क्लोज लूप है, तो ये तो पहला तुम्हारा हो गया, तो इसको तो हटा ही दो, ये तुम्हारा जनरल है, इसी के इसी पे चेक करोगे, ये तुम्हारा फर्स्ट लूप था, है ना, जो कि ओपन था। अब इससे चेक कर लो, ये फर्स्ट वाला हो गया, इससे एक्स्ट्रा एक है, तो सर ये तो फर्स्ट ओवरटोन हो गया। अब ये मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा ना, बस लिख दे रहा हूँ नोट्स के अंदर। अच्छा ये पहला, फिर ये एक दो एक्स्ट्रा, सर ये सेकंड ओवरटोन है। बोलो, लो भैया, क्लियर हो गया कच्चा चिट्ठा सबका? बोलो, लो क्वालिटी, माय गॉड ये क्या हो गया? अभी ठीक है, वापस से, अब अब
अब ठीक है, बताओ, जल्दी बताओ, क्या ये क्लियर है आपको कि कैसे सर उसमें और इसमें दोनों में तो सेम ही है, कुछ नहीं, मतलब जो वो लेक्चर अटेंड किया है वो तो ऐसे समझ गया सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, सेम 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 चीज, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे अभी भी है क्या लो क्वालिटी यार, अब तो नहीं होना चाहिए। अभी भी है क्या, क्या बात है, बस अब वो याद रख लो तो भाई ये तो ऐसे याद हो गया सर। बस कुछ नहीं यार, बस क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर क्लोज कर दो उसको, बस रेजोनेंस में तुमको समझा दिया हूँ, जनरेट कैसे होगा ये तुमको समझा दिया हूँ, अंतर कुछ नहीं है, एक तीर से दो निशाने करेंगे सर हम। अच्छा, बस डायग्राम आप याद रखिएगा कि इसमें जो वेवफॉर्म बनता है वो ऐसे बनता है कि नहीं, सबको सबको क्लियर। अच्छा अच्छा, अच्छे सर, लगे हाथ वो भी करा दो ना सर, प्लीज सर अगला करा दो, चलो करा देते हैं। अब तुम लोग प्लीज नहीं बोलोगे तो मैं खुद से बोल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप, बट इस बार क्या है सर, ओपन है, इस बार क्लोज नहीं है, ओपन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम भी कर लेंगे, दोनों एंड को ओपन कर दो। अरे दोनों एंड को ओपन कर दोगे तो पहले तो सर ऑर्गन पाइप है तो बना लो दोनों एंड से ओपन करके, लो पाइप बना लिए। अरे अलग अलग हो गया क्या, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो इसको, लो। अच्छा, कैसे सर, स्टैंडिंग वेव कैसे जनरेट होगी सर इस केस में, इस केस में स्टैंडिंग वेव कैसे जनरेट होगी सर, कैसे होगी सर, सोचो, इस केस में ऐसे होगी, कैसे, यही बस आपको ध्यान देना है, बस यही है। इसमें एक हल्का सा बस वेव फॉर्म में अंतर है और कुछ नहीं, बस भैया वेब फॉर्म में अंतर है और कुछ नहीं, लो, हो गई जनरेट स्टैंडिंग वेव। अच्छा एक्सेस कौन सी सर, सर ये वाली एक्सेस, ये एक्सेस है आपकी, हाँ बिल्कुल है। अब सोचो सर इसमें क्या बन रहा है, सर क्या बन रहा है, सर ये तो एंटी नोड दिख रहा है, अभी हमने देखा जो खुला होता है वो एंटी नोड वाला होता है, सर ये एक नोड दिख रहा है और फिर से ये एंटी नोड दिख रहा है, मतलब एंटी नोड नोड एंटी नोड। अच्छा, इस केस में जरा मैं तुमसे पूछूं कि बताओ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो सोच के देखो यार, नोड और एंटी नोड के बीच डिस्टेंस कितना होता है सर, लेमडा बाई 4, यार नोड और एंटी नोड के बीच डिस्टेंस कितना होता है सर, सर लेमडा बाई 4। तो इसमें टोटल लेंथ अगर मैं पूछूं किसकी, टोटल लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप एल, तो वो कितना हो जाएगा भैया, लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई 4, सॉरी कितना होगा लेंथ, फिर से लिख देता हूँ, लेंथ टोटल कितना होगा ऑर्गन पाइप का, सर लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई 4 लेमडा बाई 2, अरे यानी लेमडा इज इक्वल्स टू 2l, अरे मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v अपॉन 2l। हम्म, अरे अरे अरे, वहां 4l यहाँ 2l, अच्छा ठीक है। अच्छा जरा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो यार, स्टैंडिंग वेव के अंदर वाली, चलो भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेते हैं, ऑर्गन पाइप तो अभी भी वैसे ही है, ठीक है चेक करते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा के थोड़ी सी, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ लूप्स बढ़ेंगी। सर कैसे होगा लूप्स, आओ चेक करो, ठीक है ऐसे बन गया क्या, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ओह अब तो तीन हो गए। एक्सेस कौन सी सर, अरे ये वाली है, मत परेशान हो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जरा चेक करो तो, क्या चेक करो तो, सर दिस इज एन, दिस इज एन, दिस इज एंटी नोड, दिस इज एंटी नोड। अरे यार अब तो नोड एंटी नोड, तो अब तो मैं तुमको मैं क्या ही बोलूं, अब तो मतलब सच बता रहा हूँ, अब अगर अब नहीं आया ना तो फिर तो अब तो थप्पड़ ही खाओगे बस, और कुछ है नहीं, अब इतना सिंपल सी चीज बार बार नोड एंटी नोड बता दिया, अब तो तुम्हें सबको पता है कहाँ नोड कहाँ एंटी नोड। अच्छा सर ये लेमडा बाई 4, ठीक है सर, दो नोड के बीच लेमडा बाई 2, सर ये कितना सर, लेमडा बाई 2। अच्छा टोटल लेंथ जरा बताना ऑर्गन पाइप की सेकंड वाले केस में, तो ठीक है सर सबको जोड़ दीजिए, जब सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सोच के देखो, जब आप सबको जोड़ेंगे सर इसमें, तो दिस इज लेमडा बाई 2, दिस लेमडा बाई 2, सर एल इज इक्वल्स टू लेमडा, अरे भैया मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वी अपॉन लेमडा, अरे भैया ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 2 टाइम वी अपॉन 2l, अरे सॉरी 2l होगा ना, दिस इज नॉट लेमडा, लेमडा की जगह तो हम l कर दिए, क्यों भाई कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू v बाई लेमडा होती है, तो लेमडा की जगह l कर दिया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 को बाहर कर दो तो v अपॉन 2l। अरे महाराज ये क्या हो रहा है, ये तो देखा देखा लग रहा है, कहा, ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ, पकड़ा गया,
पकड़ा गया। मतलब कि अगर स्टैंडिंग वेव फिक्स्ड एंड का पढ़ लिए तो यार ऑर्गन पाइप का ओपन एंड तो वैसे ही हो गया। सेम सेम पकड़ा गया, सेम सेम पकड़ा गया, देखो पकड़ा गया, पकड़ा गया। सेम चीज जो वहां हो रही है बिल्कुल यही यहां हो रही है। अच्छा, तो अब लगे हाथ क्या करो, जरा हार्मोनिक्स लिखो। तो यार देखो V/12 दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब ये भी कोई पूछने वाली बात है? तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के आगे 1 है फर्स्ट हार्मोनिक। ये देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के आगे क्या है, V/12 के आगे क्या है, 2 है, सेकेंड हार्मोनिक्स। क्या बात है। अच्छा सर, एक और करा दो सर, मजा आ जाएगा सर। एक और करा के चेक करो तो क्या सेम है कि नहीं। आओ चेक कर देते हैं तुम्हारे सामने। एक तीर से दो निशाने, देखो वो टॉपिक इतना बढ़िया से हमने पढ़ लिया कि इसको तो बस मुझे फटाफट से जल्दी जल्दी बस समराइज ही करना था और कुछ नहीं। आओ चेक करते हैं। अब इस बार सर लूप बढ़ा दो, क्या दिक्कत है, बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। हम हम सर तैयार है, आप लूप बढ़ाओ बस। दो मैंने लूप बढ़ा दिया। ये एक लूप, दिस इज सेकंड लूप एंड दिस इज थर्ड लूप। देखो 3 बन गए इसमें। कितना बना, नोड नोड नोड। थोड़ा खराब बन गया बट आप सही से बनाना। दिस इज एंटी नोड, दिस इज एंटी नोड। अब इस बार का टोटल डिस्टेंस सबको पता है, सबको पता है कितना आएगा, सोच के देखो। दिस इज लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2 और फिर से लेमडा बाई 4, फिर यहाँ कितना हो जाएगा लेमडा बाई 4। सोच के देखो कितने लूप्स बने सर, 2 लूप्स बन गए। यानी टोटल डिस्टेंस टोटल कितनी आ गई, एल की वैल्यू दिस इज इक्वल्स टू कितना आया था, 3 λ/2, यही आया था ना, 3 λ/2 बिल्कुल। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई सर, V अपॉन सॉरी 2 λ/3 आया था ना शायद। अच्छा नहीं नहीं 3 λ/2 आया था क्योंकि हमको इसको एल के टर्म में कैसे निकला था, हाँ 12/3, यस दिस इज इक्वल टू लेमडा। हाँ ठीक है, अब लेमडा की जगह क्या कर दो, 12/3 बाहर फेंक दो। लो भैया थर्ड हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक्स क्यों भाई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो लिखी हुई है सर उसके आगे 3 लगा हुआ है। कौन सी फ्रीक्वेंसी सर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के आगे 3 लगा है, इसलिए कौन सी हार्मोनिक्स हो गई सर, थर्ड हार्मोनिक्स हो गई। अच्छा ओवरटोन सर चेक कर लो ना, परेशान क्या होना है। एक ये देखो, ये इन दोनों को एक सिंगल मानोगे, ये एक पूरा क्या है, फंडामेंटल है, सिंगल है। अब सोचो इसके अलावा, इन दोनों के अलावा ये एक एक्स्ट्रा है, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन। लो क्या करना है इसमें। अच्छा ये लास्ट इन दोनों को छोड़ के कितने लूप हैं एक्स्ट्रा, 2 हैं, सेकेंड ओवरलूप, सेकेंड ओवरटोन हो गया। लो पेन ड्रॉप, खत्म हो गया। λ/4 प्लस λ/2 नहीं होता है फर्स्ट वाले केस में, माई मिस्टेक। अच्छा ठीक है ठीक है, समझ आ गया, हो जाता है कभी कभी कंफ्यूजन की वजह से। एक तीर से दो निशाने, ऑर्गन पाइप का स्टैंडिंग वेव खत्म। वहां पढ़ा, यहां लगा। अंतर क्या था, बस कुछ नहीं, एक क्लोज डब्बे के अंदर कर रहे हैं, अरे डब्बा कह लो पाइप कह लो एक ही बात है, ऑर्गन पाइप के अंदर कर रहे हैं। बस एक नया चीज, अच्छी चीज ये सीखी सर, जनरेट करने वाला कॉन्सेप्ट बड़ा मस्त है। कैसे, या ट्यूनिंग फोर्क है, मस्त धाड़ से पीटो, वाइब्रेशन कराओ, स्टैंडिंग वेव जनरेट होगी, रेजोनेंस होगा, वाइब्रेशन होगा। ऑर्गन पाइप के अंदर शेप बस थोड़ा मजेदार है, बाकी है दोनों का सेम। बोलो मजा आया, सेम लगा। क्यों अच्छा लगा, क्योंकि वहां ढंग से पढ़े, लेटेस्ट पढ़े। इसीलिए मैंने आपको बोला था ना कि जब आप साउंड में पढ़ोगे तो काफी रिलेटेबल लगेगा, इसलिए पहले वेव ऑन स्ट्रिंग बढ़िया से मैं तुमको पढ़ा दिया, ताकि साउंड वेव तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो समझ आया, क्लियर एवरीबॉडी। समय होता तो आगे वही एक और टॉपिक था इसमें वो करा देता, क्योंकि अभी तो डॉपलर वगैरह बचा हुआ है, तो अभी लेक्चर तो आएंगे इसके, बट कोई बात नहीं, कल के लेक्चर में उसको डाल देंगे, ठीक है। वो रेजोनेंस वाला एक्सपेरिमेंट बड़ा शानदार है, कल कराऊंगा मैं तुमको, रेजोनेंस ट्यूब का एक्सपेरिमेंट उसको कहा जाता है। वो बेसिकली वेलोसिटी फाइंड करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट होती है, ठीक है। चलो ओके देन, सो आई लाइक टू एंड दिस क्लास टुडे।